नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। NTA नेट JRF हिंदी EMRS DET+B BPSC UP TGT PGT सभी हिंदी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी साहित्य के प्रश्नों की हमने एक सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हम एक एक प्रश्न को उसकी व्याख्या सहित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें एक प्रश्न से और अन्य तथ्य भी पता चल जाए। परीक्षा में हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होगी ये सीरीज़। तो शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 131 130 तक हम वही पहले कर चुके हैं। जिस भी किसी बच्चे ने अभी तक पीछे की क्लासेस नहीं देखी है, प्ले लिस्ट में जा करके आप क्रम वाइज क्लासेस को देख सकते हो। संध्या भाषा से अभिप्राय है, तो इसमें पूछा हुआ है संध्या भाषा से अभिप्राय क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, ऊपर से लोक विरोधी अर्थ देने वाली किंतु साधना के विशुद्ध अर्थ को स्पष्ट करने वाली भाषा। तो इससे संबंधित और अन्य तथ्य देख लेते हैं संध्या भाषा से। तो संध्या भाषा से अभिप्राय, संध्या भाषा सिद्धों द्वारा अपनी संध्या भाषा से अभिप्राय हमने देख ही लिया। संध्या भाषा से अभिप्राय ऊपर से लोक विरोधी अर्थ देने वाली किंतु साधना के विशुद्ध अर्थ को स्पष्ट करने वाली भाषा जो होती है संध्या भाषा कहलाती है। तो ये जो 2-3 लाइनें हैं दोबारा से टाइपिंग हो गई, इसको हम काट देते हैं, आगे पढ़ते हैं। इनमें प्रतीकों के सारे अंतर साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसका तात्पर्य प्रतीकों के खुलने पर ही प्रकट होता है। सिद्धों ने अपनी रचनाएं जो है मुख्यतः अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में की। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सिद्धों की भाषा रही है, उन्होंने अपनी जो रचनाएं की है वो किस भाषा में की है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में। पुरानी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। ये तथ्य भी आपको ध्यान रखना है। जहाँ पुरानी हिंदी आ जाए तो ये ध्यान रखना है कि चंद्रधर शर्मा ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। और उसके बाद बात करते हैं संध्या भाषा वास्तव में इन रचनाओं में प्रयुक्त होने वाली भाषा शैली है। जिसे हम संध्या भाषा कहते हैं वो भाषा न होकर एक भाषा शैली के रूप में प्रयुक्त होती है। भाषा शैली है ये एक प्रकार की, यह कोई नितांत पृथक भाषा नहीं है, भाषा नहीं है, शैली है, ये ध्यान रखना है। नाथों ने भी संध्या भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। नाथों ने भी संध्या भाषा का प्रयोग किया और आगे चलकर कबीरदास जी ने भक्ति काल में, आदिकाल में नाथों ने भी संध्या भाषा का प्रयोग किया और आगे चलकर भक्ति काल में कबीरदास जी ने भी जो संध्या भाषा का जो प्रयोग किया उसे ही क्या कहा गया, उलटभाषी कहा गया। इस प्रकार से आप लोगों ने पता ही होगा कबीरदास जी की जो भाषा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी नाम दिया और श्याम सुंदर दास ने पंचमैली खिचड़ी। ये तथ्य आप लोग बार बार रिवाइज करोगे तो आपको पक्के याद हो जाएंगे, परीक्षा में कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो हिंदी हमारे अधिकतर प्रश्न आसान, जो प्रश्न हमारे आसान होते हैं, रटे हुए होते हैं, वे ही हमारे परीक्षा में गलत होती है। तो इस चीज़ को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो बार बार पढ़े हुए प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, उन्हें गलत नहीं करना है। बेशक चाहे 2 बार प्रश्नों को पढ़ सकते हो आप। हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा। तो रीतिकाल का जो श्रृंगार काल नाम है किस इतिहासकार ने रखा, तो सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद। विश्वनाथ प्रसाद ने हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। देख लेते हैं इससे संबंधित तथ्य। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने भी हिंदी साहित्य के जो अतीत, एक तथ्य हमारा यहीं से मिल जाता है। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उस ग्रंथ का क्या नाम है, हिंदी साहित्य का अतीत। ग्रंथ में आदिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया, वीरकाल। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया आदिकाल को, और वीरकाल नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। श्रृंगार काल नाम दिया इन्होंने रीतिकाल को, विश्वनाथ प्रसाद जी ने। आदिकाल को इन्होंने वीरकाल कहा, तो रीतिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया, श्रृंगार काल। इस प्रकार से आप लोगों को तथ्यों को याद रखना है। तो मिश्र बंधुओं ने जो रीतिकाल को कहा अलंकृत काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाते हुए रीतिकाल को रीतिकाल और उत्तर मध्यकाल नाम दिया। राम कुमार वर्मा ने कला काल नाम कहा रीतिकाल को। डॉक्टर रसाल ने काव्य कला काल नाम दिया रीतिकाल का, और आचार्य विश्वनाथ ने तो आपने लोगों ने पढ़ लिया श्रृंगार काल। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 133।
बालचंद विजबाई भाषा दुहु नहीं लगन दुजन हाशा। उपयुक्त जो पंक्तियाँ है किस विद्वान की है या किस लेखक की है, तो ये देख लेते हैं। सही आंसर है हमारा विद्यापति। विद्यापति से संबंधित और अन्य तथ्य भी हम समझ लेते हैं, ताकि इससे संबंधित परीक्षा में और अन्य तथ्य प्रश्न पूछ लिया जाए तो हम आराम से उसका आंसर दे पाए। मैथिली कोकिल, विद्यापति को कई नामों से जाना जाता है, आप लोगों को पता ही है। मैथिल कोकिल, कवि कंठाभरण आदि नामों से विद्यापति को जाना जाता है। तो संस्कृत, मैथिली और अवहट के प्रकांड पंडित रहे हैं विद्यापति जी। उन्होंने 1 दर्जन ग्रंथों की रचना भी की है। इसमें कीर्तिलता, कीर्तिपता, पदावली मुख्य रचनाएं हैं। जो कीर्तिलता और कीर्तिपताका और पदावली, ये तीनों की तीनों रचनाएं उनकी मुख्य रचनाएं रही है। पदावली से ही इनको विद्यापति को ख्याति का मुख्य आधार है, यानी कि पदावली रचना से ही विद्यापति जी को प्रसिद्धि प्राप्त भी हुई है। विद्यापति की प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ रही है बालचंद विजबाई भाषा दुहु नहीं लगन दुजन हाशा। जो ये पंक्ति है विद्यापति द्वारा लिखी गई। काफ़ी बार परीक्षा में ये पंक्ति पूछ ली गई है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। विद्यापति का जो जन्म है 1392, मृत्यु 1448, इसलिए जन्म काल अगर पूछ लिया जाए तो 1392 से 1448। विद्यापति शिव के भक्त थे, इसलिए ये क्यों बताया गया है तथ्य में विद्यापति शिव के भक्त थे, क्योंकि विद्यापति ने राधा कृष्ण की जो रचनाएं, राधा कृष्ण भक्ति से संबंधित काव्य रची है, तो उसको देख करके, जैसे पदावली की रचना की है, उसको देखकर ये भ्रम हो जाता है कि विद्यापति वैष्णव थे। वैष्णव नहीं थे विद्यापति। वैष्णव गीत भी उन्होंने, भक्ति प्रेम के गीत भी लिखे थे, लेकिन वास्तव में वे विद्यापति शिव के भक्त थे। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 134। किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख सुखी द्वारा किया जाता है? किस रासो काव्य ग्रंथ में सुख सुखी संवाद मिलता है? इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में सुख सुखी संवाद देखने को मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अगर हम बात करें कथन की, तो पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई है। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें परिक्षिप्त या जोड़ा या मिलाया हुआ, परिक्षिप्त का मतलब होता है जोड़ा या मिलाया हुआ या फेंका हुआ, इस प्रकार से यहाँ पर इसका मतलब निकलेगा जोड़ा या मिलाया हुआ मानना चाहिए। इससे वे अंश ही परिक्षिप्त सिद्ध होते हैं। इनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रकार से अगर तथ्य भी पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। और अगर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि किन्होंने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में बताया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इससे संबंधित एक तथ्य और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, थोड़ा सा ध्यान आ रहा है। एक रचना और रही है विद्यापति जी की। पृथ्वीराज रासो तो चंद्रपदाई जी की रचना है, जो कि हजारी प्रसाद ने सुख सुखी संवाद इसमें बताया है। और विद्यापति की जो रचना है, विद्यापति जी की जो रचना रही है कीर्तिलता, कीर्तिपता का नहीं भाई, कीर्तिलता, कीर्तिलता रचना को विद्यापति ने भृंग भृंगी संवाद के रूप में कहा है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही भृंग भृंगी संवाद बताया है। भृंग, एक सेकेंड भाई, भृंग भृंगी, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है, इससे लिखा नहीं जाता, तो आप समझ सकते हो। भृंग और भृंगी इस प्रकार से कीर्तिलता को बताया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 135। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार धता जो शब्द है, धता शब्द का व्यवहार मूल्यतः किस अर्थ में होता है? तो धता शब्द का व्यवहार किस अर्थ में होता है? तो ये है छेदन के अर्थ में। प्रश्न संख्या 136। संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ? तो ये जो शब्द का प्रचलन जो है नाथ पंथ में हमें देखने को मिलता है। पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का जो संग्रह है गोरखबानी नाम से संपादित किया। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है गोरखबानी नाम से किसने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया है? तो पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने किया है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में प्रकाशित कराया और शब्दी
जो गोरखनाथ की जो प्रमुख रचनाएं हैं इनमें से भी पूछी जाती है। कई बार इनमें से गोरखनाथ की रचनाएं कौन सी नहीं है, इम्पोर्टेंट जो बार बार परीक्षा में आई हुई है वे रचनाएं भी मैं आपको बता देती हूँ। शबदी पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवेबोध, आत्मबोध, अभिमात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्री गोरखनाथ बोध, रोमावली, गायन तिलक, पंचमात्रा, इन 13 रचनाओं को पीताम्बर दत्त वड़त्वाल जी ने प्रमाणिक माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो शबदी जो इनकी रचना है गोरखनाथ जी की, गोरखनाथ की सबसे प्रमाणिक रचनाएं इन्होंने माना है। शबदी या शब्द का प्रचलन नाथ पंथ में हुआ और संत मत में बहुप्रचलित रहा। तो ये तथ्य आपको इस तरह ध्यान रखना है कि पीताम्बर दत्त वड़त्वाल के अनुसार अगर ये पूछ लिया जाए तो उन्होंने कितनी रचनाओं को प्रमाणिक माना है, तो 13 रचनाओं को। और अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अगर पूछ लिया जाए तो सबसे अधिक किस रचना को इन्होंने प्रमाणिक माना है, तो शबदी जो गोरखनाथ की शबदी रचना है उसको प्रमाणिक माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो जो शिष्यादर्शन है ये भी इम्पोर्टेंट है। प्राण संकली भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है। इसके बाद गायन तिलक, आत्मबोध, ये जो मुख्य रचनाएं है बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 137, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निम्नलिखित रूपकों में से कौन सा भाण है। भाण यानी कि एक प्रकार की विशेष नाटक की शैली के रूप में देखने को मिलती है हमें। किस में रूपकों में भाण है, तो भाण प्रकार का नाटक भारतेंदु जी का कौन सा ऐसा नाटक है। विस्मय विस्मोधम जो नाटक है वो एक भाण के रूप में उन्होंने लिखा है, जो कि एक मौलिक नाटक रहा है भारतेंदु जी के। भारतेंदु जी ने 2 प्रकार से नाटक लिखे हैं, एक मौलिक नाटक रहे हैं उनके और एक अनुदित। सभी नाटक उनके प्रसिद्ध नाटक रहे हैं। मौलिक वे नाटक होते हैं जिन्होंने वे खुद से किसी का भी अनुवाद न करके स्वयं से जिस भाषा में लिखा गया उसी भाषा में लिखा, उन्होंने हिंदी में लिखा मुख्य रूप से। और अनुदित वे होते हैं जो अन्य भाषाओं से अनुवाद करके उन्होंने जो लिखे हैं उन्हें अनुदित कहा गया है। तो देख लेते हैं भारतेंदु जी के सबसे पहले मौलिक नाटक वैदिक हिंसा ने बहुती 1873 ईस्वी। इस नाटक में भारतेंदु ने मांसाहार के कारण की जाने वाली हिंसा पर व्यंग्य किया है। प्रेम जोगनी 1874, सत्य हरिश्चंद्र 1875। अगर क्रम वाइज भी पूछ लिया जाए तो आपको सन ध्यान होना चाहिए क्योंकि भारतेंदु जी के सभी नाटक इम्पोर्टेंट है। चंद्रावली 1875, विस्मय विस्मोधाम जो कि भाण है 1876। भाण नहीं है भाई, ये भाण है, भाण है। ये टाइपिंग में नहीं आ रहा था न, इसलिए नए ही लिखना पड़ा। भारत जननी 1877, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1880, अंधेर नगरी 1881। इस नाटक में जो अंधेर नगरी नाटक है, इस नाटक में शासन व्यवस्था और धार्मिक पाखंडों पर भी प्रहार किया गया है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू नेशनल थिएटर की मांग पर भारतेंदु जी ने इस नाटक की रचना एक रात में की। कई बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस नाटक की रचना एक रात में की गई भारतेंदु जी द्वारा, तो अंधेर नगरी आपको ध्यान रखना है। फिर है सती प्रताप। सती प्रताप 1884 ईस्वी। भारतेंदु जी के जो अनुदित नाटक है वो देख लेते हैं एक एक करके हम। रत्नावली 1868 हर्षवर्धन द्वारा रचित संस्कृत नाटक का अनुवाद है। ये भी पूछा जा सकता है ये कि किस नाटक का अनुवाद है, क्योंकि आजकल प्रश्न थोड़े से डेप्थ बनने लगे, थोड़े से विस्तार से प्रश्नों को पूछा जाने लगा, तो देख लेते हैं। समझ बेस से अगर हम पढ़ेंगे तो एक एक प्रश्न का आंसर हमारा निकल आता है। रत्नावली 1868 हर्षवर्धन द्वारा रचित संस्कृत का अनुवाद नाटक है। विद्या सुंदर जो है बंगला से अनुदित नाटक है 1868। पाखंड विडम्बन 1872 कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय के तृतीय अंक का अनुवाद है। कई बार परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आया है। कपूर मंजरी जो है प्राकृत में रचित राजशेखर की रचना का अनुवाद है। मुद्रा राक्षस जो है गुप्तकालीन नाटककार है। विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। जो मुद्रा राक्षस जो है गुप्तकालीन नाटककार विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। दुर्लभ बंधु जो है शेक्सपियर द्वारा रचित मैन चेस्ट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। मैन चेस्ट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु जी का कौन सा नाटक है, तो ये भी पूछा जाता है, तो दुर्लभ बंधु आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 138,
निम्नलिखित में से दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाली शंकर शेष का नाटक कौन सा है। तो दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला जो शंकर शेष का नाटक है वो है एक और द्रोणाचार्य। देख लेते हैं किस प्रकार से दो समांतर प्रसंगों पर चलता है ये नाटक। शंकर शेष विसंगति बोध से जुड़े नाटककार रहे हैं। विसंगति बोध से जुड़े एक नाटककार रहे हैं कौन, शंकर शेष। उन्हें एक और द्रोणाचार्य 1977 से विशेष ख्याति अर्जित हुई। यह दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला नाटक है। एक और अरविंद उसके परिवार और कॉलेज के प्रसंग है। एक तरफ तो अरविंद उसके परिवार और कॉलेज के प्रसंग है और दूसरी ओर द्रोणाचार्य और उसके परिवार तथा युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, अश्वत्थामा, एकलव्य आदि के प्रसंग इसमें दिखाए गए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 139। 139 में कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है। तो ये तो हमें यहीं से पता चल गया कि ये जो संवाद पंक्ति है ये जयशंकर प्रसाद जी की है। तो ये किस नाटक से ली गई है जयशंकर प्रसाद के। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो जयशंकर प्रसाद के नाटक है उससे ये पंक्ति ली गई है। तो देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त के प्रथम अंक में मातृगुप्त यानी कि काव्यकर्ता कालिदास का कथन है, कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। यह दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई है। संसार के समस्त भावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना है कि लक्ष्मी के लालों का बुर्बंग और शोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या एक काल्पनिक प्रशंसनीय जीवन और दूसरे की दया को अपना अस्तित्व रखता है। जो ये पूरा का पूरा कथन है स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। और ये भी बता दिया गया है इसमें प्रथम अंक में मातृगुप्त का ये कथन है यानी काव्यकर्ता कालिदास का। अगर ये भी पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 140। ठेस कहानी के लेखक कौन है। ठेस जो कहानी है प्रसिद्ध कहानी रही है फणीश्वर नाथ रेणु की। तो ठेस कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी रही है। ठेस कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। इसमें कथानायक सिरचन अगर पात्र पूछ लिया जाए तो कि सिरचन किस कहानी का पात्र है तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि ठेस कहानी का पात्र जो कि फणीश्वर नाथ द्वारा रचित कहानी है का पात्र सिरचन है। सिरचन की सादगी तथा करुणा की पृष्ठभूमि में उसकी विलुप्त कला के प्रति ललक का मर्म स्पर्शी इसमें चित्रण किया गया है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 141। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है। तो इन कथनों में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन देखना है हमें। तो सही आंसर होगा जाएगा हमारा अर्थ सौरस्य की कविता का प्राण है। प्रश्न संख्या 141। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन कौन सा है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन देखना है हमें इसमें। तो भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति होती है। कविता को आत्म की अनुभूति कहते हैं। अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है कवि कर्तव्य ये भी बता दिया गया है कि किस निबंध से ली गई है ये पंक्तियाँ, जो ये कथन है किस निबंध से लिया गया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध कवि कर्तव्य से लिया गया है। अर्थ सौरस्य की कविता का प्राण है। तो देख लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के कवि कर्तव्य निबंध जो कि जुलाई 1901 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इस निबंध में द्विवेदी जी ने लिखा है कि गद्य और पद्य दोनों में कविता रची जा सकती है। कविता की भाषा सरल, बोधगम्य और बातचीत के स्तर पर होनी चाहिए। कविता में अलंकरण के स्थान पर अर्थ का भाव की प्रधानता होनी चाहिए। अर्थात अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है, यानी कि कविता में अर्थ अलंकार के स्थान पर अर्थ की या भाव की प्रधानता होनी चाहिए। ये इस कथन में इन्होंने कहा है। बढ़ते हैं आगे। उन्होंने कहा है कि कविता अर्थ सौरस्य हो तो छंद अलंकार न भी हो तो कविता की सार्थकता है। तो ये
बात इन्होंने कही है। किन्होंने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 142, निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति I.A. रिचर्ड्स की नहीं है? पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित भी NTA NET के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं और DSSB में भी हमें देखने को मिले हैं, तो देख लेते हैं। 1-2 प्रश्न हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र को के भी इंक्लूड करते हुए अपनी सीरीज में चलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलोसफी ऑफ लिटरेरी लेक्चर एंड अनार्की, इंटरप्रेशन इन टीचिंग। जो इनमें से जो है कल्चर एंड अनार्की जो है, ये रचना जो है मैथ्यू आर्नल्ड की है, जो कि 1869 ईस्वी में रचित है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलोसफी ऑफ लिटरेरी और इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, जो ये तीनों की तीनों रचनाएं जो हैं तीनों की तीनों रचनाएं जो है ये और ये तीनों की रचनाएं है ये I.A. रिचर्ड्स की है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के विद्वान रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। 143 पर प्रश्न संख्या, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है? तो अभी हमने पढ़ा है I.A. रिचर्ड्स। 144 पर संख्या, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, तो माधवाचार्य जी जो है ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। ब्रह्म संप्रदाय का जो प्रवर्तक है माधवाचार्य जी है। इनका जो दर्शन है द्वैतवाद। इनका अगर दर्शन पूछ लिया जाए तो माधवाचार्य का दर्शन क्या रहा, या ब्रह्म संप्रदाय में दर्शन से संबंधित कौन सा दर्शन रहा? तो द्वैतवाद जो दर्शन है कृष्ण भक्ति से संबंधित, वो मध्वाचार्य का रहा है। शंकराचार्य ने सम्राट संप्रदाय और अद्वैतवाद दर्शन को अपनाया है। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय विशिष्टा द्वैतवाद को अपनाया है। राम भक्ति इन्होंने की है रामानुजाचार्य ने। निम्बार्क ने संकादी संप्रदाय द्वैतवाद दर्शन को अपनाया है और राधा कृष्ण की युगल भक्ति इन्होंने की है। उसके बाद ब्रह्म जो वल्लभाचार्य जी ने रुद्र संप्रदाय को अपनाया है, जो कि शुद्ध द्वैतवाद दर्शन को अपनाते हुए पुरुषोत्तम कृष्ण की भक्ति की है। ये जो मुख्य आचार्य रहे हैं, इस प्रकार से इनके संप्रदाय और दर्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इन्होंने किस संप्रदाय को, किस दर्शन को अपनाते हुए किस की भक्ति की गई है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 145, कहा कहो बेकुंठी जाए, जह नहीं जन दसोदा, जह न नंद, जह न यशोदा, जह न कोपी न गवाल। तो कहा करो बेकुंठी का, अब मैं उस बेकुंठ में जा कर के क्या करूँगा? कहाँ कि जहाँ न नंद है, न यशोदा है, न वहाँ गोपी है, न गवाल है, तो वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा? तो ये जो पंक्ति कही है ये किस लेखक की है? तो ये देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा परमानंद दास। परमानंद दास की जो ये पंक्ति है कई बार परीक्षा में पूछी गई है, कई बार आई हुई है। भाई ये ध्यान रखना है, जो बार बार परीक्षा में पूछी गई तथ्य है उन्हीं को मैंने अपने प्रश्नों में इंक्लूड किया है, और कुछ मुख्य नए प्रश्नों को भी मैंने शामिल किया है, ताकि किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप लोगों को इन प्रश्नों से हेल्प मिले। तो वीडियो अच्छी लगती है तो भाई लाइक कर दिया करो। नेक्स्ट क्लास आपके लाइक और कमेंट्स को देखकर और अधिक मोटिवेशन के साथ बनती है। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं आगे। दान लीला तथा ध्रुव चित्र जो है, ध्रुव रचित दान लीला और ध्रुव रचित जो रचना है वो भी किसकी है? परमानंद दास की। और दो अन्य रचनाएं मैंने आपको बता दी परमानंद दास जी की। कई बार परीक्षा में ये भी आई है, दान लीला किसकी रचना है, ध्रुव चरित्र किसकी रचना है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है परमानंद दास की। परीक्षा का समय अभी कम है, जितने अधिक प्रश्नों को तथ्यों के साथ करोगे उतनी अच्छी आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। तो 146 प्रश्न संख्या पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? तो ज्ञानदीप जो रचना है वो किस रचनाकार की है? तो शेख नबी की जो रचना है ज्ञानदीप। देख लेते हैं। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी, ये जहांगीर के समकालीन थे। कौन? शेख नबी जी। और इस प्रेमाख्यान में
राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की प्रेम कथा का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शेख नवीन से प्रेम कथा परंपरा समाप्ति समझनी चाहिए। अगर ये पूछ लिया जाए तो किस कवि से प्रेम कथा समाप्ति समझ चाहिए किस, तो सही आंसर हो जाएगा शेख नवी, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शेख नवी से प्रेम कथा परंपरा समाप्ति समझ लेनी चाहिए। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर आ जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शेख नवी से प्रेम कथा परंपरा की समाप्ति मानी है। या फिर ये पूछ लेंगे कि शेख नवी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से मानी है प्रेम कथा परंपरा की समाप्ति, तो शेख नवी से। और शेख नवी से प्रेम कथा परंपरा की समाप्ति किसने मानी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस प्रकार घुमा फिरा कर अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप लोगों को पहले से तैयार रहना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 147। गगन होता नाही मही होते होते चंद नहीं सुर, ऐसे अंधकार में है रचा नूर मोहम्मद नूर। जो ये पंक्ति है ये किस काव्य कीर्ति में रचित है, तो सही आंसर हो जाएगा आखिरी कलाम। आखिरी कलाम से ये पंक्ति ली गई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 148। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल पर आरंभ उन्हीं से माना जाना चाहिए। यानी कि रीतिकाल परंपरा की शुरुआत चिंतामणि से किस विद्वान ने मानी, तो ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अलग अलग विद्वानों ने रीतिकाल की शुरुआत अलग अलग कवियों से मानी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति परंपरा की शुरुआत आचार्य चिंतामणि के ग्रंथों से मानी है। तो ये प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग सही आंसर कर सकते हो रामचंद्र शुक्ल। इस प्रकार से अगर कथन दे दिया जाए तो रामचंद्र शुक्ल, अगर ये पूछ लिया जाए तो चिंतामणि से रीतिकाल परंपरा की शुरुआत किसने मानी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप लोगों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 149। राम कथा में व्याप्त अति प्राकृत तत्वों के प्रति संशयग्रस्त होकर किस कवि ने ब्राह्मणी रामकथा की प्रतिक्रिया में नई रामकथा गढ़ ली, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पुष्यदंत, जो कि अपभ्रंश भाषा में इन्होंने पौमचर्यु नामक ग्रंथ लिखकर रामकथा पर आधारित। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 149 दो बार टाइप हो गया भाई। 149 कोई बात नहीं, हमें प्रश्न करने से मतलब है, संख्या से कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय की अन्यापदेशिक शैली पर आधारित है। प्रबोध चंद्रोदय आप लोगों को पता होना चाहिए, कृष्ण मिश्र जो कि संस्कृत के लेखक रहे हैं उनका नाटक रहा है। और जो इस नाटक का जो आधार का अनुवाद किया है किन्होंने, जयशंकर प्रसाद ने। प्रबोध चंद्रोदय अन्योपी शैली पर आधारित है। इसकी शैली पर आधारित जो नाटक लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, तो वो नाटक पूछा हुआ है कि किसने, कौन सा नाटक रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा कामना। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 150। बानी को सार पख्यानो श्रृंगार, श्रृंगार को सार किशोर किशोरी। जो ये पंक्ति जो है ये किस लेखक के द्वारा लिखी गई है, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका देव। इस पंक्ति के लेखक कौन है, देव। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 151। नायक नायिका की संकीर्ण सीमा में जितना लोकचित आ सकता है इस काल रीति का, उतना चित्र निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है। तो ये जो कथन है ये किस विद्वान का है, सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। आप लोग एक बार फिर से पढ़ सकते हो। मतीराम के ललित लालम का मुख्य वर्ण विषय क्या रहा है। मतीराम के जो ललित लालम जो उनकी रचना है उसका मुख्य वर्ण विषय क्या रहा है, तो इसका मुख्य वर्ण रहा है अलंकार निरूपण। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 153। बरवे छंद में किस कवि ने नायक नायिका भेद का निरूपण किया, तो बरवे छंद में जो रहीम है, रहीम ने नायक नायिका निरूपण का
कि नायिक नायिक का भेद का निरूपण इन्होंने किया है। बरवे नायिका भेद जो है इनकी रचना है। बरवे नायिका भेद आप लोगों ने बार बार पढ़ी होगी। बरवे नायिका भेद किनकी रचना है? रहीम की। मैंने श्री कृष्णचंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्मा करके नहीं। तो ये जो आख्यान है किस कवि द्वारा किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 155। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। जो ये पंक्ति है ये निराला जी की पंक्ति रही है। ये ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ हो गई भाई, बी आएगा फिर सी आएगा, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, निराला। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 156। अब कुछ प्रश्न हम स्थापना और तर्क से संबंधित भी करेंगे, क्योंकि एनटीए नेट की परीक्षा में स्थापना और तर्क से 5-6 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो साथ साथ हम उन प्रश्नों को भी करते हुए चलेंगे जो कि पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। कविता ये मैंने जो वहीं से प्रश्न लिए हुए हैं, अधिकतर जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, और इनके तथ्यों को मैंने इंक्लूड कर दिया है ताकि इससे संबंधित इस तरह का अगर कोई भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आप सही आंसर तक कर सको। इसलिए आप लोगों के लिए ये जो सीरीज़ चली हुई है हमारी व्याख्या सहित प्रश्नों की, हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, आपको काफ़ी मददगार साबित होगी। जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारी हर रोज़ एक क्लास हिंदी से संबंधित आती रहती हैं, और इसी तरह हम अपनी परीक्षाओं की आने वाली भविष्य में जितनी भी परीक्षाएं होंगी, जैसे DEET हिंदी, EMRS, TGT, PGT और जो भी जिसमें हिंदी साहित्य इंक्लूड है, हम परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार ही अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न उत्तरों सहित करते हुए चल रही है अपनी तैयारी को, तो आपको काफ़ी मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 156। 156 में कविता ब्रह्म प्रकृति से निरपेक्ष मनुष्य की अंत प्रकृति का प्रकाशन है। तर्क में कहा गया है क्योंकि कविता मनुष्य की भावनात्मक सत्ता को सृष्टि से विस्तार करती है। तो ये दोनों के दोनों कथन है, एक इनमें से एक गलत है और एक सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि पहला जो कथन है ये गलत है। कविता ब्रह्म प्रकृति से निरपेक्ष मनुष्य के अंत प्रकृति का प्रकाशन है। तो ये बात कही है, ब्राह्य प्रकृति बोला है इन्होंने कि अंत प्रकृति की जो कविता ब्राह्य प्रकृति से यानी कि बाहरी प्रकृति से नहीं है। कविता की जो निरपेक्ष मनुष्य की अंत प्रकृति का प्रकाशन है। तो कविता लिखने का जो कला होती है वो हमारे प्रकृति की आंतरिक प्रकृति से ही मिलती है, ना कि बाहरी से भी लिख सकते हैं हम, लेकिन आंतरिक से अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि कविता मनुष्य की भावना सत्ता का सृष्टि से विस्तार करती है। ये कथन इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, तो आर सही। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 157। स्थापना में बताया गया है मिथक जातीय जीवन की संयुक्त धरोहर है। जो मिथक है वो जातीय जीवन की संयुक्त धरोहर इसमें बताया गया है, और तर्क दिया है इसलिए उसका रचनात्मक उपयोग सामाजिक जिम्मेदारी है। तो ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही बताए हैं। बढ़ते हैं आगे। स्थापना में दिया गया है वैचारिक प्रतिबद्धता रचनात्मक व्यक्तित्व की प्राथमिक अनिवार्यता है, और उसके बाद क्योंकि साहित्यकार का रचनात्मक विचार सामाजिक परिवर्तन का बीज वपन करता है। इसमें भी ये दोनों कथन सही बताई हैं। बढ़ते हैं आगे। ए भी सही, आर भी सही। स्थापना में दिया गया है कविता का दर्शन जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है। कविता का जो दर्शन है जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है, जो उसकी सृजनात्मकता को प्रेरित करता है। तो सही, ये बिल्कुल सही स्थापना दी गई है, क्योंकि कवि कर्म को प्रभावित करने वाला केंद्रीय बिंदु यही आस्था है, और आस्था वस्तुतः निर्दिष्ट सत्य कोई रागात्मक स्वीकृति है। ये भी बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, दोनों सही।
अगला प्रश्न है, स्थापना कविता दो शब्दों के बीच की निर्भरता में रहती है। तर्क होगा, इसलिए मौन भी अभिव्यंजना है। तो इसमें भी दोनों के दोनों सही, तर्क और स्थापना दोनों सही दिए गए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। इस तरह हमने 160 प्रश्नों को कर लिया। 31 प्रश्नों से हमने शुरुआत की थी, 30 प्रश्नों को आज की क्लास में किया है। इसी तरह हम 20, 30, 40, 50 जितने भी हो पाएंगे हम अब परीक्षा तक सभी प्रश्नों को व्याख्या सहित करने की कोशिश करते रहेंगे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।